हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम CET महाराष्ट्र CET का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और काफ़ी कोऑर्डिनेशन, हैलोजन डेरिवेटिव्स जैसे भी टॉपिक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे चैनल पे। अगर नहीं आपने देखे होंगे तो जाके एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए। तो आज हम करेंगे स्टार्ट सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्योंकि सॉलिड की स्टेट्स आपको समझनी तो सबसे पहले सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो होता है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, ये ऐसे दो टाइप्स है। अब क्रिस्टलाइन आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है जो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, जैसे सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल मिल सकता है आपको, आयन का भी क्रिस्टल मिल सकता है। तो जब हम क्रिस्टल बोलते हैं तो क्रिस्टल का मतलब क्या है कि वहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सोडियम क्लोराइड में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, एक हुआ सोडियम का एटम, दूसरा है क्लोरीन का एटम। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली आपको रेगुलर मिलेगी। साथ ही साथ ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो आपको अनाइसोट्रॉपी दिखाएंगे। अनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या है, जैसे डायरेक्शन चेंज हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। तो डायरेक्शन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड है। फिर एमोर्फस में हम देखते तो एग्जांपल्स ले सकते हैं ग्लास या फिर रबर का। ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमोर्फस के लिए। अब जैसे क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अच्छे से एकदम डिसिप्लिन में एटम्स सब ऑर्गेनाइज होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एमोर्फस में वो जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, रैंडम है। ठीक है, तो और ये जो वहाँ पे वो अनाइसोट्रॉपी दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है, आइसोट्रॉपी बिहेवियर है। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्शन चेंज भी हुई तो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है आइसोमॉर्फस, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस में डिफरेंस देखने से पहले समझ लेते हैं कि मॉर्फस मतलब क्या। मॉर्फस मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंसेस के फॉर्म। ठीक है, तो सब्सटेंसेस के फॉर्म्स, अब समझ लेते हैं कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस क्या होता है। अगर मैंने दो सब्सटेंसेस लिए या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सटेंसेस लिए जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम है, क्या बोला मैंने कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा किनके लिए, 2 और मोर सब्सटेंसेस के लिए। तो उस वक्त जो भी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आप कंसिडर करोगे उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस पेयर्स होती है जनरली और उनका एटॉमिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है। चलो एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दो पेयर्स ली हैं, NaF एंड MgO, तो ये पेयर जो है वो आइसोमॉर्फस पेयर है, राइट। यहाँ पे एटॉमिक रेशियो क्या है, सोडियम NaF में 1 है, फ्लोरीन भी क्या है, 1 है, इसलिए एटॉमिक रेशियो क्या हो गया, 1:1, करेक्ट। और एक MgO नाम का कंपाउंड है जहाँ पे भी एटॉमिक रेशियो क्या है, 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम है। एट द सेम टाइम दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो वो सेम है, राइट। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, आइसोमॉर्फस पेयर्स फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली नीचे आके देखते हैं, एटॉमिक रेशियो किसका निकाला, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम नाइट्रेट में सोडियम एक एटम है, नाइट्रोजन दूसरा है और ऑक्सीजन तीसरा है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम एक एटम है, दूसरा कार्बन है, तीसरा ऑक्सीजन है। उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सोडियम कितने हैं, 1 है, राइट। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3। सो इसलिए क्या मिला, एटॉमिक रेशियो 1:1:3। अब यहाँ पे कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, इसलिए एटॉमिक रेशियो विल अगेन 1:1:3। तो दोनों केस में क्या हुआ, एटॉमिक रेशियो सेम मिला। कंपाउंड्स कैसे है, पेयर कैसी है, आइसोमॉर्फस है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फस के बारे में बात करेंगे। सो सिंगल सब्सटेंस अगर मैंने कंसिडर किया दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब एक ही सब्सटेंस बट उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है अकरिंग इन एलिमेंट्स कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। जनरली आप एलोट्रॉप्स देखते हो, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होता है कि डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, करेक्ट। तो ये दो एलोट्रॉप्स हुए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। मतलब क्या, एक ही सब्सटेंस लिया हमने और उसके कैसे है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। पॉली मतलब क्या, मेनी, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं कैल्साइट एंड आर्गोनाइट। तो ये जो है कंपाउंड्स वो कैल्शियम के ही है, राइट, बट दो क्या है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अल्फा क्वार्ट्ज ले लो, बीटा क्वार्ट्ज या फिर क्रिस्टोबैलाइट, ये भी जो तीनों कंपाउंड्स है वो भी क्या है, स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं बट उनके फॉर्म्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि रेगुलर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो ही जाके सॉलिड स्टेट में हम प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चरली कैटेगराइज कर सकेंगे। तो उसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहला टाइप होता है आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड है मतलब क्या होगा, वो सॉलिड में आयन्स होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल NaCl कौन से आयन्स है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, करेक्ट। CuSO4 कॉपर 2+ आयन एंड SO4 2- सल्फेट आयन। दूसरा टाइप आता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कोवैलेंट। ये जो बॉन्ड पैटर्न है ना बच्चों, ये इसको आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे। आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड होगा, राइट। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट होगा। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, SiO2 या फिर डायमंड। तीसरा टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, खाली मॉलिक्यूल्स, ठीक है। CO2 एक मॉलिक्यूल है, आइस वाटर से बना होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। फिर लास्ट टाइप होता है मेटालिक सॉलिड, जिसमें आप कोई भी मेटल कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम एंड आयन। तो इसमें क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होना चाहिए, C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिससे मेटल के एटम्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। फिर आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब जब अगर स्पेसिफिक अरेंजमेंट, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब अरेंजमेंट है वो एकदम प्रॉपर है, राइट। प्रॉपर अरेंजमेंट है, कहीं भी रैंडम नहीं है। तो इसके लिए उस अरेंजमेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल मतलब क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो क्या करता है, पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, राइट। सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सबसे पहला टाइप क्या है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव या सिंपल, इसका मतलब क्या, प्रिमिटिव यानी कि बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप जो है वो आता है बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ पे देखो, सिंपल अगर यूनिट सेल होगा तो इसका मतलब अगर मैंने क्यूब ड्रॉ किया यहाँ पे, देखो ये क्यूब ड्रॉ किया तो सिंपल है, इसका मतलब एटम्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम जाएंगे। अब जब हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो पूरा यूनिट सेल है, उसके बॉडी के अंदर एक एटम होगा। मतलब क्या किया हमने, एक कैसे इमेजिन कर लो कि बॉल है, बॉल को क्या किया, इस क्यूब के अंदर बीचों बीच सेंटर में जाके रख दिया, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। फिर थर्ड टाइप आता है फेस सेंटर। अब फेस मतलब क्या, क्यूब का फेस, यानी कि कितने फेसेस है क्यूब को, ये फ्रंट वाला, बैक वाला 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 फेसेस है। तो फेस पे, हर एक फेस पे क्या हो जाएगा, सेंटर में आपको एक एक एटम मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फिर लास्ट पार्ट जो होता है वो है बेस सेंटर। अब क्यूब अगर हमने ऐसे रखा है तो बेस में आपको क्या मिलेगा, एक एटम मिलेगा, वो हुआ बेस सेंटर्ड। ऐसे इस प्रकार के आपको, तो इस प्रकार से बच्चों हमें 4 टाइप्स मिलते हैं यूनिट सेल के। चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा होता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमने विजुअलाइज भी कर लिया, ठीक है, अच्छे से डायग्राम्स भी आपको आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर आगे ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताता है कि क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कितने टोटल सिस्टम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होती है। तो ये आपको याद ही रखना है कि नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है उनका नंबर होता है 7, और ये जो है उनको बोला जाता है ब्रावाई लैटाइसिस। सो ब्रावाई लैटाइसिस, इनके जो टाइप्स होते हैं वो टोटल होते हैं 40, ठीक है। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, शायद ये MCQ में कहीं तो पूछा जा सकता है। सो सबसे पहली क्रिस्टल सिस्टम है बहुत सिंपल क्यूबिक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूब ड्रॉ करके दिखाया था। उसके क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक सिस्टम में, सिंपल हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है या फिर फेस सेंटर हो सकता है, बस ये 3 ही एग्जिस्ट करते हैं क्यूबिक के लिए। फिर नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम आता है ऑर्थोरोम्बिक, उसके लिए सिंपल, बॉडी, फेस एंड बेस चारों होते हैं, ओके। फिर तीसरा आता है टेट्रागोनल, उसके लिए सिर्फ 2 ही है, सिंपल है एंड बॉडी सेंटर्ड है। फिर आगे आता है मोनोक्लिनिक, उसके लिए सिंपल एंड बेस सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल, उसके लिए सिर्फ सिंपल है, ट्राइक्लिनिक के लिए भी सिंपल है और हेक्सागोनल के लिए भी सिंपल है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स है यूनिट सेल्स के। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे कितनी टोटल सिस्टम्स की हमने, 7 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करती है पूरे क्रिस्टलोग्राफी में, और उनके होते हैं 14 ब्रावाई लैटाइसिस, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चलो अब एग्जांपल्स थोड़े सॉल्व कर लेते हैं। ये CET का 2016 ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स इज अ नॉन पोलर सॉलिड। अब पोलर सॉलिड और नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो पोलर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, HCl है, करेक्ट। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन में से। तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, सब इलेक्ट्रॉन आपके पास अपने अपने पास खींच लो,
राइट। तो सब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आएंगे, क्लोरीन के आजू बाजू में आएंगे। तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा पोलर हो गया। ये सिनारियो जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे जो भी कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब क्या हुए, पोलर हुए। और जो नहीं है, जहाँ पे ये सिनारियो नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर है। तो जैसे HCl के लिए डिस्कस किया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी होगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के केस में क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है। बट कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है कि जहाँ पे आपको पोलैरिटी नहीं मिलती, इसीलिए नॉन पोलर सॉलिड जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। एक ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है और नीचे आपको अच्छे से आंसर देखना है। यहाँ पे प्लीज़ बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम मैच द पेयर ठीक से कर लेते हैं बट ऑप्शन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, सो दैट शुडंट बी हैपनिंग। तो सबसे पहले देखो कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है बट कैसे है वो, पोलर है। ठीक है, तो अगर वो पोलर है तो उनके अंदर क्या कैसी इंटरेक्शन होगी। देखो, पॉजिटिव आयन्स इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, पहले लिस्ट 2 देख लेते हैं हम। क्या लिखा है, पॉजिटिव आयन्स है सब यहाँ पे, और क्या है, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे अपना समिंदर बना के बैठे हैं, राइट। तो ये सब होता है, सिर्फ वैलिड होता है मेटालिक सॉलिड्स के लिए, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में ही ये हो सकता है, राइट। आयनिक सॉलिड जब हम कंसिडर करते हैं कि क्या होता है, उनके अंदर कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर होता है ये वाला इंटरैक्शन। फिर नेटवर्क सॉलिड, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या नाम था उनका, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड था। तो इसलिए उनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, समझे। और ये जो है पोलर सॉलिड्स, तो इनके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होती है। अब क्या हुआ ये कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, एक तो वो सॉलिड है, साथ ही साथ वो क्या है, पोलर भी है, करेक्ट। सो उनके अंदर एक तो सॉलिड बन गया है, कोई मॉलिक्यूल सॉलिड बन जाता है तो उसको क्या करता है, लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो क्या हो सकता है, इधर उधर घूम सकता है। बट सॉलिड क्या है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है सॉलिड में, राइट। तो उसको अगर इंटैक्ट रखना है तो क्या होनी चाहिए उसके अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसका मतलब फर्स्ट जो है उसका कौन सा ऑप्शन हमने चूज़ किया है यहाँ पे, डी, करेक्ट, लिख लेते हैं यहाँ पे। आयनिक सॉलिड्स के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, ई। मेटालिक सॉलिड्स के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, ए। और नेटवर्क के लिए बी। मतलब क्या आना चाहिए, डी ई ए बी। देखो कहाँ पे है, पहला है क्या, डी ई ए बी। ओके गुड, मिल गया ऑप्शन, समझे। तो ऐसे हम करेंगे, तो ठीक से करना है आपको, और देन चूज़ द ऑप्शन। क्योंकि एक बार आप OMR शीट को कलर कर दोगे, आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं होता, सेकेंड चॉइस नहीं होती, दूसरी OMR शीट आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बहुत ध्यान रख के ये करना है। फिर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक सिस्टम। क्या पूछा है, किसकी यूनिट सेल है, क्यूबिक सिस्टम की यूनिट सेल है, और कॉर्नर पे एट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है। देखो अब कौन सी, मतलब क्यूबिक के सिस्टम के लिए हमने देखा ऑलरेडी क्या होता है, सिंपल और प्रिमिटिव एक होता है उसका, फिर ये होता है BCC होता है और FCC होता है, राइट। तो बेसिकली बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर ऐसा कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बट अगर बॉडी में कितने एटम है वो पूछा नहीं है, फेस में कितने एटम्स है वो पूछा नहीं है, किसके लिए पूछा है, सिर्फ कॉर्नर के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट सेल आपको चूज करना है तीनों में से जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स हो, राइट। तो जैसे पहला टाइप जो होता है सिंपल, सिंपल में क्या है, सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है, करेक्ट। तो वही हम चूज करेंगे। चलो उसको ड्रॉ कर लेते एक बार, तो वो एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है बहनों, भाइयों बहनों, समझ लो। और कॉर्नर पे क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, गिनो कितने कॉर्नर्स है टोटल, क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स हुए, राइट। अब हर एक एटम मुझे बताओ कि सबसे ऐसे पूरे के पूरे अंदर गया है क्या, नहीं ना, थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बाहर है। तो जनरली कितना अंदर होता है वो हमें कैसे समझेगा, तो वो हम कैसे समझ लेते हैं कि 1/8 पोर्शन है, मतलब एक ऐसा पूरा एटम है, इसके आप क्या करना है, आपको 8 टुकड़े करने हैं। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टुकड़े। और वो जो एक टुकड़ा है वो है इस क्यूब के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे एटम के सिर्फ 1/8 पोर्शन होता है जो एक्चुअल क्यूब के अंदर होता है। आई बात समझ में। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या पूछा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल। सो हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, राइट। कितने पार्टिकल्स है टोटल, 8 पार्टिकल्स है, 8 पार्टिकल्स का हर एक का 1/8। सो द आंसर इज बी। ठीक है, समझा यहाँ तक। अब आगे जाते हैं। फिर ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, 2019 का है। हाउ मेनी टोटल स्फीयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल।
अब देखो BCC का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। BCC FCC इनका फुल फॉर्म है, वो आपको भूलना नहीं है। BCC को कंफ्यूज मत करना बेस सेंटर में। बेस सेंटर को हम कभी भी BCC नहीं बुलाते। BCC जब होता है तो वो हमेशा बॉडी सेंटर होता है। तो बॉडी सेंटर मतलब क्या है, ये आगे वाली डायग्राम ऊपर वाली देख लो। मतलब क्या हुआ, एक सब कॉर्नर में एटम्स है, सिर्फ आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर एक एटम को डाल देना है। मतलब क्या, पूरे के पूरे क्यूब के अंदर एक बैठा एटम, राइट। सो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्पीयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है BCC में। तो क्यूब के अंदर गया एक, राइट। कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स है। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, पूरे एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, सिर्फ 1/8 जाता है, पूरा का पूरा कभी नहीं जाता कॉर्नर में। तो इसीलिए हर एक एटम का 8 एटम्स के कंट्रीब्यूशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/8। सो 8 क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। तो 1 पूरा का पूरा आया बॉडी सेंटर, बॉडी में रखे हुए एटम की वजह से, और उसके साथ कॉर्नर में जितने भी एटम्स हमने रखे हैं उनका सबका कंट्रीब्यूशन अगर आपने गिना तो उसमें से सिर्फ एक एटम कंट्रीब्यूट करता है। आई बात समझ में। यू कैन इमेजिन लाइक दिस, पोहा खाया होगा सबने, कांदा पोहा, इट्स वेरी फेवरेट एंड डिलीशियस महाराष्ट्रियन डिश, राइट। तो उसके ऊपर नींबू नहीं डालते तो हमें मज़ा नहीं आता पोहा खाने में। कभी भी देखो, बाहर जाके खाना खाओ, घर में मम्मी ने बनाया होगा वो पोहा खाओ, क्या करती है मम्मी, नींबू को आधा कट करती है, ठीक है, फिर आधे को और आधा कट करती है, राइट, और उस बचे हुए आधे को भी आधा और आधा कट करती है। तो वैसे एकदम ऐसे छोटी सी जो मिलती है ना आपको नींबू की, क्या बोलता है वो सेक्शन, वो कितना सेक्शन हुआ, कितनी बार कट किया, एक पूरा नींबू लिया, हाफ लिया, 1/2 हो गया, राइट। हाफ का हाफ किया, 1/4 हो गया, और वो 1/4 का भी हाफ किया, कितना हुआ, 1/8 हुआ। तो ये उतनी सी वो जो नींबू है ना, उतनी सी जो पोहे के ऊपर डालते हैं, बस उतनी ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट होती है सिंपल क्यूबिक के अंदर। तो इसीलिए वहाँ से आता है टोटल 1 एटम। 1 + 1 कितने हुए, 2। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए। तो कितना हुआ है, होता है BCC में कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर अब थोड़ा आगे जाते हैं। पैकिंग जो होती है सॉलिड्स में, मतलब क्या, सॉलिड्स बनते हैं तो उनको अपने आप में ही इंटरेक्शन करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो ही जाके वो सॉलिड ऐसे सॉलिड करके बनेंगे, राइट। तो वो जो पैकिंग होती है, एटम्स की पैकिंग सॉलिड में, वो कैसी होती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले वो होता है क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज होना चाहिए सॉलिड, राइट। कभी भी देखो सॉलिड क्या करता है, उसका खुद का डेफिनाइट शेप होता है। आप कितना भी ऊपर से हैमर करो, एक ज़्यादा फोर्स के ऊपर नहीं अप्लाई करते तो आपको वो सॉलिड ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि सॉलिड काफ़ी फर्म होता है। वो फर्म होने के लिए सब एटम्स को क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्फीयर्स की जो क्लोज पैकिंग होती है उसके भी 3 टाइप्स है। कौन से वो समझ लेते हैं। पहला टाइप आता है लीनियर पैकिंग। अब लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में, राइट। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, कि मान लो कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स है, ए स्फीयर और दूसरा है बी स्फीयर। ये क्या करेंगे, ए बी ऐसे करते जाएंगे आगे, राइट। तो बेसिकली कोई भी एक अगर आपने कंसिडर किया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर देखो कि ये चेन जो है वो अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो बी सराउंडेड बाय कितने एटम्स है, 2 एटम से सराउंड है। ए यहाँ पे ए, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे का जो स्ट्रक्चर है वो है प्लेनर पैकिंग। प्लेनर पैकिंग मतलब क्या, प्लेन बनाते हैं वो। जैसे अगर ए कंसिडर करो, ए क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे। ये हो गया लाइन, एक लाइन में है, राइट। नीचे आके क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे, हो गया प्लेन, समझे। फिर और लास्ट टाइप जो होता है वो होता है क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोज प्रॉपर पैकिंग होगा, तीनों डायमेंशन से, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन से प्रॉपरली पैक्ड होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उनका, 2। यहाँ पे देखो इनके और भी 2 टाइप्स है। ये यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो है ए टाइप। मतलब क्या, सब जो है एटम्स इन्वॉल्व वो सिर्फ ए टाइप के हैं, ठीक है। तो सब अगर एक साथ आ गए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। ये स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वो क्या है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैक हो गए, बट कैसे हो गए, स्क्वायर बना के अपने आप में क्लोज पैक हो गए। फिर ए बी टाइप। अब ए बी में क्या होगा, हो जाएगा कि देखो ए है, यहाँ पे उसके साथ बी आ गया, ठीक है, वापस ए है, वापस बी आ गया, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ए आएगा, या फिर इससे भी अच्छा हम ऐसे भी दिखा सकते हैं उसको। ये बॉन्ड्स दिखाने से अच्छा है क्योंकि वो सॉलिड है, राइट। तो सॉलिड को क्या करेंगे, सिर्फ ये स्फीयर के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो ये ए का स्फीयर है, ठीक है।
तो ये ए नीचे आ गया, राइट। अब बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, इधर बनेगा। अब ए आएगा वो वापस से ऐसे बनाएगा, करेक्ट। फिर बी है वो दोनों के बीच में आएगा। अब देखो क्या हो गया इसका, ऐसे ही अगर आप रिपीट करते जाओगे तो बीच में आपको पता चलेगा कि ये अगर मैंने ट्रेस बैक किया तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे हेक्सागॉन। मतलब क्या, ये जो बीच का एटम है ये ए थे मेरे, करेक्ट, और ये बीच के जो थे वो बी थे, ये ए है। तो ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना मिला मुझे, 6 मिला। इसका मतलब क्या है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पैक कर रहा है। सो मतलब हुआ क्या कि अगर ए स्फीयर आपने कंसिडर किए, बी स्फीयर्स आपने कंसिडर किए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो आपको प्लेनार पैकिंग में जो भी स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा है, हेक्सागोनल है। आई बात समझ में। अब आगे जाते हैं, और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है स्क्वायर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको वो दिखेगा एग्जैक्टली स्लाइड्स पे क्या लिखा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है यहाँ पे, इनका 4। और आगे अगर देखेंगे जैसे हेक्सागॉन हो गया तो हेक्सागॉन क्या है, बाजू में है, बीच में एक एटम है, तो कितने कनेक्शंस हुए उसके, 6 कनेक्शंस हो गए, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है। अब क्लोज पैकिंग जब आती है तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें टीडीएस हो जाती है, क्योंकि क्लोज पैकिंग करनी है, सब जगह से करनी है उनको पैकिंग, राइट। तो सबसे पहला टाइप आता है वो है ट्रिपल 4 बार ए। 4 बार ए मतलब क्या, एक ही एटम है वो 4 बार अपने आप को पैक कर रहा है। पैक वो किस तरीके से कर सकता है कि वो है सिंपल क्यूबिक। ओके, नॉर्मल एक क्यूब बना दिया, 4 एटम्स एक दूसरे के साथ आ गए। फिर ए बी टाइप ऑफ पैकिंग जो होती है वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगेन अभी जो थोड़ी देर पहले देखा वही आपको क्या करना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है 3 डायमेंशन में। फिर ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है या फिर फेस सेंटर्ड आती है। ठीक है, FCC आता है। तो इन दोनों, ये दोनों होते हैं ऑप्शंस यहाँ पे ए बी सी में। तो ये थोड़ा ऑप्शन, ये जो है पार्ट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। तो फिर सिंपल क्यूबिक जब हम देखते हैं तो ये क्या है, 3 डायमेंशन में है, तो हर किसी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। मतलब क्या, सेंटर में एक एटम है, उसके आजू बाजू में कितने एटम्स आ गए, 6 एटम्स आ गए। ठीक है। फिर ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर सडनली चला जाता है 12 पे। देखो अब जब हमने हेक्सागोनल यहाँ पे चेक किया था वो क्या था, प्लेनार था, जस्ट 2 डायमेंशनल पैकिंग थी, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज पैकिंग आ गई, पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो क्लोज हो गया, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है वो है 12। ठीक है। और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा MCQ आता है कि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, व्हाट इज द आंसर, 12। ठीक है। तो यही 3 चीज़ें हैं क्लोज पैकिंग की जो आपको याद रखनी है। फिर अब हम आते हैं वॉइड्स पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो स्ट्रक्चर निकाल रही थी, जैसे कि एक ऐसा स्फीयर है, दूसरा मैंने ऐसे रखा, तीसरा मैंने उसके बगल में जाके रख दिया। ठीक है। अब नीचे मुझे बनाना है ये। ओके, तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जब मैं रखती हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसे जगह है जो बच जाती है, करेक्ट। सो उस जगह को ही हम बोलते हैं वॉइड्स। कितने प्रकार के वॉइड्स हैं हमारे पास, 3 हैं। पहला टाइप है ट्रायंगुलर, मतलब क्या, वो दिखता ही ट्रायंगल की तरह, राइट। दूसरा टाइप है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कब आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के लिए आपके पास कम से कम 4 स्फीयर्स होने चाहिए, मतलब 3 ऑलरेडी है और चौथा जो है वो ऊपर से आया है। अब ये ऊपर से आया इसीलिए डॉटेड दिखाया, आप वो 3 डायमेंशन में इमेजिन कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कितना हुआ यहाँ पे वॉइड है, वॉइड किससे बना है, टोटल नंबर ऑफ 4 स्फीयर्स है हमारे पास जिससे वो वॉइड बना है। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या है कि 3 ऑलरेडी नीचे है और 3 अबव द सरफेस है। ठीक है। तो मतलब ये वॉइड ऐसा है कि जो 6 एटम से बना है। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 6, तो उससे जो वॉइड बना है उसके लिए हमने उसको नाम दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो ये हुआ सब वॉइड के लिए। अब और एक इंपॉर्टेंट टेबल आता है, जैसे ही टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बदल जाते हैं वैसे उनका एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली बदल जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्यूबिक सिस्टम लिया है पूरा का पूरा, उसके 3 लिए हैं, मतलब सिंपल लिया है, बॉडी सेंटर्ड लिया है और फेस सेंटर्ड लिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से, बड़े प्यार से बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। इसको हम बोलते हैं BCC, राइट। इसको हम बोलते हैं FCC। देखो कैसे दिखता है, ये जो डायग्राम दिखाई है, सिंपल क्यूबिक मतलब क्या हुआ, कॉर्नर में दिखा, ये नींबू की तरह दिख रहा है, इधर इधर ऐसे छोटी सी सीड होती है, उसको निकाल के वो पोहे के ऊपर डालते हो, राइट। सो नींबू की तरह सिर्फ अंदर गया है। तो क्या हुआ, सिर्फ कॉर्नर पे आपको एटम्स मिल रहे हैं सिंपल क्यूबिक के।
बट बॉडी में देखो कॉर्नर पे तो है ही है, बट अंदर सेंटर में एक पूरा का पूरा एटम जा चुका है, राइट। फिर फेस सेंटर में क्या है कि फेसेस पे एटम्स है, राइट। तो अब ये जो भी रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, आप सबको ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ रट्टा मार लो इसको। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल अभी हमने निकाला, इसको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं हम, वो निकालेंगे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, 1/8 है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हर एक एटम का 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स मुझे मिलेंगे 1 पर यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों आए, क्योंकि बॉडी में पूरा का पूरा एक एटम गया है और वो सेम कॉन्ट्रीब्यूशन उधर से हम लेंगे कॉर्नर का, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, राइट। अब फेसेस के देखो, फेसेस कितने हैं टोटल हमारे पास, हमने गिने थे 6 फेसेस है, राइट। और हर एक फेस में सिर्फ क्या जाता है, आधा जाता है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने 6, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1, उसको वो ऐड करना पड़ेगा। 2 3 6, 3 + 1 4। तो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक इट इज जस्ट 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बेस सेंटर बॉडी सेंटर इट इज 2, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर इट इज 4। सो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन R एंड A। अब R मतलब क्या हुआ, रेडियस, ठीक है। रेडियस यानी कि ये क्या है, सब स्फीयर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, जो भी एटम्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो स्फीयर्स हैं, तो स्फीयर को रेडियस होगी, राइट। तो रेडियस और एज लेंथ में कितना डिफरेंस है, ए मतलब क्या हुआ, एज लेंथ, ओके। अब एज लेंथ किसको बोलेंगे हम, ये जो है क्यूब ये कितने एज का बना है उसकी लेंथ, राइट। तो ये हुआ ए। क्या होता है सिंपल क्यूबिक के केस में, आर कैसे निकालेंगे हम, a/2 करो, सिंपल, जितनी भी एज लेंथ है उसका हाफ ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। बॉडी सेंटर में क्या करेंगे, √3/2 का फैक्टर आता है, ए से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमने निकाल के रखा है, मतलब √3 की वैल्यू लेके उसको 2 से डिवाइड करके सब निकाल के रखा है, ठीक है। फिर फेस सेंटर जब आता है तो r = √2/4 टाइम्स a आता है, ठीक है, 0.3535 a। तो इफ़ यू कुड लाइक कीप इन माइंड दीज फैक्टर्स तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर बार आपको √2 √3 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब वॉल्यूम देखो, हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो πa³/6, यहाँ पे सॉल्व किया, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फैक्टर मिला 0.5237। फिर √3π/16, a³ देखो वहाँ पे हर जगह सेम है, क्यों सेम आया a³, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम किसका, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम हम जनरली कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब कर देते, राइट। एज लेंथ ही क्या हुई, क्यूब की साइड हुई, तो इसलिए उसका क्या किया है, हर जगह क्यूब किया, सिर्फ फैक्टर जो है वो चेंज होता गया, राइट। अब टोटल वॉल्यूम अगर निकालना है ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन द यूनिट से, तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि हर किसी पार्टिकल कितने हैं, मतलब ये देखो यहाँ पे ये सेम आया है, राइट, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है, इसलिए क्या करना पड़ा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा। तो आप यहाँ पे ये जो रो है टोटल वॉल्यूम की, ये नहीं रटी तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि जो ऊपर वाली रो है उसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये तो मैंने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट, वो भी रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखे तो बहुत अच्छा है, राइट। फिर 2 से क्या करना है, हर किसी 1 पार्टिकल का हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 0.68 a³, किसके लिए है, बॉडी सेंटर के लिए, राइट। अब फेस सेंटर के बारे में भी वैसे ही करेंगे, कितने नंबर ऑफ आइटम्स आए थे 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, होगी बात खत्म, राइट। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते, तो देखो अभी ये क्या है, बेसिकली यूनिट सेल है, मतलब क्या, सबसे छोटा सा सेक्शन है जो रिपीट करने के बाद आपको पूरी की पूरी लैटिस मिल जाएगी, राइट। मतलब ऐसे ही एक क्यूब मैंने यहाँ से ला के रख दिया, यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, ऐसे करने के बाद मुझे क्या पता चल जाएगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी सेंटर के लिए वो होता है 8, और फेस सेंटर के लिए वो होता है 12। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने टेबल डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी कवर हो चुका था, राइट। अब आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी एग्जैक्टली होता क्या है कि पूरे के पूरे यूनिट सेल में कितनी एटम जो है वो अंदर प्रॉपरली बैठे हैं, राइट, प्रॉपरली पैक्ड हुए हैं, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो देखो कि जब सिंपल क्यूबिक की बात करते तो वो सिर्फ कितनी है 52.4, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ही है कितने पर यूनिट सेल, जस्ट 1 एटम, राइट। अगर हम यहाँ पे आते तो 2 एटम्स है, कितनी हुई 68%, यहाँ पे 4 एटम्स है, यहाँ पे क्या हुई 74%। मतलब क्या,
कि जैसे ही यूनिट सेल में आप नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाते जाते हो पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि और एटम ठूसो अंदर, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स है वो, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं साथ में बहुत इससे पास में आ गए तो वो रिपेल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसके जो टाइप्स है, तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? एफसीसी की। ये बहुत मतलब टेक होम मैसेज है आपके लिए। ओके, इसको 5 स्टार इन्फिनिटी स्टार लगा दो। तो चलो बच्चों अभी एमसीक्यू देखते हैं। एमएसटी सीईटी 2020 का है ये क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे? व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम हैविंग एज लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि एज लेंथ आपको दी है, इसका मतलब आपको क्या दिया है? ए की वैल्यू दी है, राइट? डेंसिटी दी है, डेंसिटी का यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एटॉमिक मास दिया है। तो अभी यहाँ पे यूनिट के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि एज लेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो एंगस्ट्रॉम को हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? 4 × 10⁻⁻8 का फैक्टर हमें लेना होगा, जो क्या करेगा? सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करेगा। करेक्ट? तो जो अभी यहाँ पे पूछा क्या है? आपको n की वैल्यू पूछी है, n दिया है, a तो अभी हमने कन्वर्ट करके ले लिया। nm क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है, वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। रो भी दिया है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को रीऑर्गेनाइज करते हैं। रो a³ Na/m, ये हो गया इसका रीऑर्गेनाइज करके, राइट? कभी भी अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूले रीऑर्गेनाइज फॉर्म में ही कंसिडर करना। रो कितना दिया है? 2.7 इज रो। a³ क्या है? 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब करना है हमें। 6.023 × 10⁻23 होता है एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय m कितना दिया है? 27, राइट? अब ये अगर सॉल्व करोगे आप, 2.7 × 4 का क्यूब होता है 64 × 10⁻8 3 24, करेक्ट? अब 6.023 है तो इसको राउंड ऑफ करके 6 भी आप कंसिडर कर सकते हो। 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 27, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 10⁻24 की पावर है, ये 10⁻23 की पावर है, तो क्या हो जाएगा? 2.7, उसका भी मैं निकाल देती हूँ डेसिमल, ताकि वो नीचे वाला 7 जो है वो कट हो जाएगा, राइट? 64 विल रिमेन एज इट इज़, 6 भी उसके साथ, और इसका जो डेसिमल निकाला था वो है 10⁻1। यहाँ से आप करोगे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ करके, तो वहाँ से आएगा 10⁻1 डिवाइडेड बाय 27, करेक्ट? तो ये 27 कट हो गया। 10⁻1 × 10⁻1 होता है 10⁻2, तो 64 × 6 × 10⁻2, यानी कि अब इसका क्या कर सकते हैं आप? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 6 4 ज़ा कैरी 2, 6 6 ज़ा 36, टोटल आया 38, इंटू क्या आया? 10⁻2। डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 डिजिट छोड़ के हम दे सकते हैं, राइट? क्या पूछा है हमें? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बच्चों। कभी भी नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? हाँ, वो कंट्रीब्यूशन उनका फ्रैक्शन में होता है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वो नंबर है, करेक्ट? तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसके साथ? 4 के साथ। तो क्या आया आंसर फिर? 4, ठीक है? आई बात समझ में? ऐसे ही आगे जाते हैं। आगे का MCQ इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशंस देख सकते हैं। आगे पूछा है इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमने कंसिडर किया। तो हमारे पास कल हमने जो टेबल देखा था उसमें एक इक्वेशन देखा था, क्या था वो? V = πa³/3√2, करेक्ट? ये देखा था हमने वॉल्यूम का इक्वेशन, राइट? बट उससे पहले और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि A और R के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो FCC के लिए वो क्या होता है? 4R/√2, करेक्ट? अब हमें क्या करना है कि A के जगह पे आपको क्या करना है? ये R के टर्म्स में रिलेशन डालना है। क्यों R के टर्म्स में ले रहे हैं हम? क्योंकि सब ऑप्शंस किस में दिए? R के टर्म्स में। ऑप्शन देखोगे आप तो उसमें पाई है और R की कुछ ना कुछ तो पावर है। हर जगह वॉल्यूम पूछा है, इसीलिए हमने क्या किया? R का क्यूब किया है, करेक्ट? यहाँ पे भी सब जगह क्यूब दिख रहा है। तो क्या करोगे आप? π/3√2, ये फैक्टर है वो वैसे का वैसा ही रखोगे। A के जगह पे 4R/√2 का क्या करना है? हमें क्यूब करना है, ठीक है? तो π/3√2 विल रिमेन एज इट इज। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 × R का क्यूब, R³ /√2 का क्यूब करना है, जो क्या होता है? 2√2 होता है कि नहीं? तो
तो इसको पहले सॉल्व कर लो, 64 पाई आर क्यूब, अब क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6, रूट 2 इंटू रूट 2 2, राइट। तो 64 पाई आर क्यूब अपॉन 6 इंटू 2 12, करेक्ट। सो इसको क्या करो, थोड़ा ये करो, 4 से आपने डिवाइड किया 4 से, तो आपको क्या मिलेगा 16 4 ज़ा 64, फिर यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो क्या मिलता है मुझे 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो कौन सा आंसर है देखो यहाँ पे सी, ठीक है। तो ये आया हमारा ये आंसर, ये किसके लिए होता है, एफसीसी के लिए, ठीक है। अब आगे जाते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिखे, ठीक है। इसका हमें 4 मिला था, इसका हमें 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 मिला था। अब आगे जाते हैं, एज लेंथ ऑफ एफसीसी टाइप यूनिट सेल ऑफ कॉपर हैविंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आपको दिया है, तो ये क्या हुआ आपका आर हुआ, राइट, इज इक्वल टू, तो मतलब क्या करना है, एफसीसी है सबसे पहले तो, और एफसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या होता है वो आपको देखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए क्या होता है 4r अपॉन रूट 2, राइट। आर के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे 127.6 अपॉन रूट 2। अब जस्ट आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि 1/√2 की जो वैल्यू होती है उसको ना ये करके ही जाओ, दिमाग में रख के ही जाओ। जनरली देखो √2 जो होता है वो होता है 1.414, ये जो वैल्यू वो आपको याद ही रखनी है ताकि आपको बार बार ये लगने ही वाली है, तो अच्छा है कि ये वैल्यू आपको आपके दिमाग में आपके साथ हो। उसका अगर रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो वो वैल्यू होती है 0.707, तो यहाँ पे 1/√2 है, मतलब क्या है √2 का रेसिप्रोकल है, तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं 0.707 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 127.6, ये कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद आपको वैल्यू आती है 360.85। हमारा ये जो रेडियस है वो किस में है, पिकोमीटर में, तो इसका भी ये क्या आएगा पिकोमीटर। तो आसपास आंसर जो है वो क्या है, कहीं पे भी फ्रैक्शन आपको दिए नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको राउंड ऑफ करोगे, क्या है 85 है, तो 361 पिकोमीटर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर ए, ठीक है। सो ऐसे करना है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप करके देखो, ठीक है, फिर राउंड ऑफ आंसर आएगा। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए ताकि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। इसका सी मिला था, इसका भी आगे सी था, और इसका क्या था ए, ठीक। ए इज एज लेंथ ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देन एटॉमिक रेडियस इज गिवन बाय, क्या दिया है आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट। तो क्या रिलेशन होता है वो टेबल अगर पिछले वाला अगर याद आ रहा होगा तो एज लेंथ जो होता है उसका हम क्या करते हैं, हाफ लेते हैं जब अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी होती है तो जनरली रेडियस इज इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो व्हाट इज द आंसर 0.5, ये काफ़ी आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इसलिए आर और ए के बीच में यूनिट सेल चेंज होता है तो कैसे रिलेशन चेंज होते हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं, लिथियम क्रिस्टलाइजेस इनटू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्या मिल रहा है आपको, बीसी से मिल रहा है लिथियम से। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम इफ एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, दिया यूनिट भी पिकोमीटर है, ऑप्शन में भी यूनिट पिकोमीटर है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कन्वर्जन, राइट। तो जो दिया है वो क्या है, रेडियस इफ एज लेंथ दी है, राइट, मतलब ए दिया है, पूछा क्या है आपको, रेडियस क्या होगी उसकी, तो उस केस में करना क्या है हमें, बीसीसी है, करेक्ट। तो बीसीसी के लिए आर और ए का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है 3/2 टाइम्स ए, आर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ए। तो यहाँ पे √3/2 इंटू ए कितना दिया है हमें 351 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करोगे 2 से पहले डिवाइड कर लो और √3 की जो वैल्यू होती है वो सब्सटीट्यूट करो, या फिर इसके जगह पे ये जो √3/2 का जो फ्रैक्शन है उसको ही उन्होंने फाइंड आउट करके दे दिया है वो चार्ट में, क्या आता है वैल्यू वो 0.433। तो आपका काम क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर आता है 151.98, एग्जैक्ट मैच हो रहा है बच्चों, देखो, क्योंकि कैसे अभी ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो 2020 में, तो वहाँ पे ऑप्शन जो है वो काफ़ी दूर दूर है एक दूसरे से, बट अगर वो प्रिसाइज आपको चाहिए तो आपको सब मल्टीप्लिकेशन करके देखना ही पड़ेगा, या फिर यू कैन राउंड इट ऑफ हियर, 0.4 खाली कंसिडर करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 351 को, डेसिमल अच्छे से रख दो, ठीक है, और उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाएगा।
क्योंकि यही इसका एडवांटेज है। ऑप्शंस अगर दूर दूर है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका काम क्या है कि ऑप्शंस को भी देखना, ठीक है, और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हो आपकी। ओके, चलो आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो किया था, राइट। तो एज लेंथ आपको दी है, इसका मतलब आपको सिर्फ एक की वैल्यू पता है। एटॉमिक मास दिया है, इसका मतलब आपको कैपिटल M पता है। स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। निकालना क्या है, डेंसिटी, यानी कि रो का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जो कैसा फॉर्मूला होगा इसका, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो, करेक्ट। तो बेसिकली मैं आगे की स्लाइड लेती हूँ आपके लिए। जो दिया है वो देखो, सबसे पहले तो एज लेंथ हमें दी है, क्या है वो, ए कितना दिया है, 5, राइट, 5 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। तो चलो वो लिख लेते हैं पहले हम, 5 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, ए का क्यूब करोगे, और हमें अभी एंगस्ट्रॉम चाहिए, क्या एंगस्ट्रॉम नहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट देखो क्या है, सेंटीमीटर है हर जगह, राइट। तो एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 10⁻⁻8 का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 इंटू 10⁻24, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में हमने यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। अब ये आ गया। फिर जो ये है वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, हमें दिया है बीसीसी यूनिट सेल दिया है। तो बीसीसी यूनिट सेल जब दिया है तो उसका वॉल्यूम का इक्वेशन हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, वो कितना है, 0.68 a³। देखो वो जो पाए वाली जो इक्वेशंस है ना, वो आप याद तो रख ही सकते हो, बट साथ ही साथ बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, ऐसे जब यूनिट सेल चेंज होते तो वो जो फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है तो वो भी आपको ठीक से देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया 0.68। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो वैल्यू हमने निकाल के रखी है उसको सब्सटीट्यूट कर दो, 10⁻⁻24, ठीक है। अब इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या किया, यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम यहाँ पे निकाल के रखा है, राइट। सो अभी मुझे अगर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगी, कि क्या होता है मेरे पास, mn/a³ इंटू Na होता है, राइट। अब क्या दिया था हमें, देखो एक बार वापस से क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट कौन सा है, दिया नहीं है एलिमेंट, ठीक है, बट उसका एटॉमिक मास दिया है 70, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70 सब्सटीट्यूट करेंगे, और कौन सा स्ट्रक्चर है वो, बीसीसी है, करेक्ट। तो जब बीसीसी कंसिडर किया है तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे वहाँ पे, बीसीसी में क्या होता है, बॉडी में एक एटम होता है और कॉर्नर में कितने होते हैं, 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हुए, 8, तो वो उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए यहाँ पे, 2। तो ये n जो है वो हमने अलग से निकाल लिया यहाँ पे। सो इसे सब्सटीट्यूट करो 2, राइट। a³ मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ही होता है। तो ये जो है ये क्या है अपना a³, 0.68 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। दिखने को बहुत बड़ा दिखेगा ये, बट वो एक्चुअली वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको राउंड ऑफ करके 0.7 भी ले सकते हो, राइट। 125 विल रिमेन एज इट इज़। यहाँ पे 6.023 कंसिडर करने से अच्छा आप उसको 6 कंसिडर करो। फिर 10⁻⁻24 इंटू 23 है, करेक्ट, इंटू 10⁻23, तो क्या आएगा 10⁻⁻1। तो ये आ जाएगा 1400 ऊपर, राइट, क्योंकि ये 0 मैंने ऊपर भेज दिया। फिर 7 इंटू 125 लिखती हूँ, और इसका जो डेसिमल निकाला है उसको मैंने अलग से लिख लिया है, ठीक है। फिर 7 2 ज़ा 14, 200 ऊपर आ गए, करेक्ट। फिर ये 0 और एक ऊपर जाएगा तो कितने आएंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 125, राइट। सो इसको आप क्या कर सकते हो, 25 से भी डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट। सो 25 से डिवाइड करोगे तो हमने क्या किया यहाँ पे, 10⁻⁻1 जो है वो ऊपर पहले शिफ्ट कर लिया। फिर 0.7 नीचे बचता है, 125 इंटू 6। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि 0.7 का भी डेसिमल हटा दिया, क्या होगा वो 7 इंटू 10⁻⁻1, वो भी ऊपर ला के रख दिया। तो क्या आ जाएंगे, 3 zeros आ जाएंगे 14 के ऊपर। फिर नीचे 7 इंटू क्या है 750, 750 का एक 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 7 से उसको डिवाइड कर लिया।
तो क्या मिला मुझे 200/75। सो हम 25 से उसको डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। 8/3 मिलता है। 8/3 का जो ये है, सो क्या आएगा ये 3 2 6 और कितने बचे 2.6। 2.6 के अप्रॉक्सीमेटली कुछ ना कुछ तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो 2.6 तो नहीं आ रहा है, बट 2 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो जो आसपास है, तो देखो कैसे देखोगे कि 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये जो है वो काफ़ी दूर है आंसर। 4.35 है वो तो दुगना, डबल दूर है, राइट। 3.72 अगर इसको रफली आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो वो 4 के आसपास आता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो काफ़ी डिविएट हो रहे हैं, बट जो आसपास का आंसर है वो क्या है 1.86। इसको अगर हम राउंड ऑफ किए तो क्या मिलेगा हमें 2। चलो करेक्ट। तो इसका जो रफली आसपास का जो आंसर है वो हमें ये मिला। तो ऐसे हम कैलकुलेशंस करेंगे। मेनली यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। तो काफ़ी आधा पार्ट हम कवर कर चुके हैं, और भी सारे MCQs हम कवर करेंगे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, राइट। तो वो उसके लिए हम अगले वाला नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बचा हुआ जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट, करेक्ट, वो जो सब डिफेक्ट्स है, फ्रैंकल डिफेक्ट, वो सब हम लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ आएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब।